ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट हम HTML में टेबल किस तरह से बनाएंगे वो बता रहा था। तो टेबल के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा ये जो, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो सबसे ज़रूरी टैग है हमें टेबल डिस्प्ले करने में, वो टेबल का टैग है। बट हम पता है कि टेबल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी टेबल के अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ओके, टेबल की हेडिंग वाली रो होती है, और टेबल को हम एक नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेबल टैग को यूज़ करेंगे। टेबल टैग के अंदर ये सारे ऑप्शन हैं। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ, वो ऑप्शन है कैप्शन का ऑप्शन। ये कैप्शन क्या होगा, ये बताएगा कि आपके टेबल की हेडिंग क्या है, उसका टाइटल क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मेरी मंथली सेविंग्स को ट्रैक करेगा। तो मेरे टेबल का जो कैप्शन है, जो हेडिंग है, वो क्या है, मंथली सेविंग। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट काम कर रहा हूँ, मैं एक फर्स्ट रो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक फर्स्ट रो क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट रो है, सर यस मैम। प्लीज शेयर स्क्रीन। ओके, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। ओके, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं अभी? यस, ओके, फाइन। यस सो मैं आपको टेबल टैग के बारे में बता रहा था कि हम टेबल टैग को किस तरह से यूज करेंगे। टेबल टैग को यूज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग नेम है, वो है टेबल। तो यहाँ से हमारा टेबल शुरू हो रहा है, और ये जो लास्ट पार्ट है, वहाँ पे हमारा टेबल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इस टेबल में हमने तीन चीज़ों को इंक्लूड की है। फर्स्ट जो है वो टेबल का कैप्शन है, जो बताएगा कि हमारे टेबल की हेडिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे मंथली सेविंग नाम से एक टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ। इस टेबल के अंदर मैंने दो रोज बनाए हैं। यहाँ पे जो ये TR टैग है, TR टैग का मतलब होता है टेबल रो, R फॉर रो। तो मैं ये जो पहला रो क्रिएट कर रहा हूँ टेबल का, उसके अंदर मैंने दो कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम जो है वो TH मंथ का कॉलम है, और जो दूसरा कॉलम है वो सेविंग का कॉलम है। तो इस तरह से टेबल का स्ट्रक्चर होगा। पहले टेबल टैग आएगा। ये कैप्शन ऑप्शनल है, अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना तो फिलहाल के लिए मैं इसे निकाल देता हूँ, हम इसे बाद में ऐड कर देंगे ताकि कंफ्यूजन कम हो। टेबल टैग के अंदर हमने एक पहली रो क्रिएट की। हमारे टेबल की जैसे एक्सेल शीट होता है, उसमें ये हमारी पहली रो है। और उस रो के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। पहले कॉलम का नाम मंथ है, और दूसरे कॉलम का नाम सेविंग है। ये जो दूसरा रो है, ये मेरे टेबल का दूसरा रो है, जिसके अंदर मैंने दो और कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। पहला जो कॉलम है वो जनवरी है, और दूसरे कॉलम में मैंने $100 लिख के रखा हुआ है। आप अगर पहले रो को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने TH टैग यूज किया है, और ये जो दूसरा रैग है, रो है, वहां पे मैंने TD टैग को यूज किया हुआ है। TH जो टैग होता है, वो टेबल की हेडिंग बताता है। ये जो फर्स्ट, ये हमने TH टैग की बात की है, ये टेबल की हेडिंग है। और ये जो TD है, वो टेबल का डेटा है। ये आपको ज़्यादा डिटेल में समझेगा जब मैं इसे सेव करके रन करूंगा। मैं इसे अगर सेव करके रन करता हूँ, तो ये मेरा टेबल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसकी बॉर्डर में हमने सेट नहीं की है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो टेबल है, उसमें ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के अंदर दो कॉलम्स है। पहला मंथ, पहले कॉलम में मंथ लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में सेविंग्स लिखी हुई है। और जो सेकेंड रो है, उसके अंदर भी दो एंट्रीज है। पहले एंट्री जनवरी है, और दूसरी एंट्री $100 की है। जब मैं TH टैग यूज करूंगा, तो मोस्टली हम ये अपने टेबल की फर्स्ट रो के साथ ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी जो टेबल की फर्स्ट रो होगी, वो हेडिंग रो होती है, जहाँ पे हम अपने टेबल की कॉलम की हेडिंग को सेट करते हैं। और अगर हम TH में लिखेंगे, तो वो जो कंटेंट होगा थोड़ा सा बोल्ड में दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मंथ जो लिखा हुआ है थोड़ा बोल्ड है, और ये जो कंटेंट है वो नॉर्मल टेक्स्ट में है। तो टेबल टैग के अंदर TR टैग यूज करना है, TR के अंदर TH टैग फॉर राइटिंग टेबल की हेडिंग,
और जब टेबल की हेडिंग हो जाएगी तो हम नए रो में जाके अगर मुझे सिर्फ सिंपल डेटा ऐड करना है तो हम टीडी टैग को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट तरह के टैग्स को यूज किया है। पहला टेबल टैग है, फिर टीआर टैग है, और फिर टीएच एंड टीडी टैग है। सो टेबल टेबल बनाने के लिए होगा, टीआर टेबल की नई रो क्रिएट करने के लिए होगा, टीएच जो है वो टेबल की हेडिंग होगी, और जो ये टीडी है वो टेबल के अंदर के कंटेंट होंगे। ओके, तो ये टेबल की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही है। अगर मुझे टेबल में कैप्शन ऐड करना है तो मैं इस तरह से कुछ कैप्शन ऐड कर सकता हूँ, और हमारे पास बॉर्डर भी ऐड करने के ऑप्शंस हैं। तो मैं बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 1 पॉइंट का, 1 पिक्सल का। ओके, तो इस तरह से हम टेबल की बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। मैं इसे सेव करके चेक करता हूँ क्या ये अच्छी तरह से दिख रहा है। तो अगर मैं टेबल की बॉर्डर ऐड करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मेरा बॉर्डर टेबल का दिखाई देगा। तो ये कोड है, आप कोड में गो थ्रू कीजिए। इन केस कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैंने टेबल क्रिएट किया है जिसका बॉर्डर 1 पिक्सल का है। कैप्शन है ये टेबल की, यानी मैंने टेबल की हेडिंग बनाई हुई है। टेबल रो है, 2 रो क्रिएट किए हुए हैं। अगर मुझे एक नया रो क्रिएट करना है तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो नीचे की पार्ट है उसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और जैन के बदले मैं फेब लिख देता हूँ, और $100 के बदले $40 कर देता हूँ। जब इसे सेव करूँगा तो मेरे टेबल में एक नई एंट्री क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक कॉलम की हेडिंग बना देता हूँ टीएच, ये मेरा न्यू कॉलम है। ओके, और अगर मुझे इसमें डेटा ऐड करने हैं तो मैं एक नए नए रिकॉर्ड्स की एंट्री करके इस टेबल में एक नए कॉलम को ऐड कर देता हूँ। ओके, समझो मैं सेम चीज़ें रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली हम किस तरह से टेबल को फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर करेंगे वो जानना जरूरी है। तो टेबल टैग किस तरह से काम कर रहा है, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? प्लीज, स्क्रीन शेयर हो चुका है गेस। क्या आपको ये टेबल टैग किस तरह से काम चेक कर रहा है ये समझ में आया? आप किस तरह से अपने Yes, वेब sir. पेज Yes. पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो काफी इजी है HTML। जैसे मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, HTML बेसिकली क्या है कि हम अपने जो वेब पेज है उसको किस तरह से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, जो हमारे वेब पेजेस के ऊपर जो डेटा आएगी उसे हम किस तरह से व्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर जो मेरे वेब पेज की डिटेल है उसे मुझे टेबल के फॉर्म में व्यू करना है तो हम टेबल टैग को यूज करके उसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये VS कोड मुझे एक MDN रेफरेंस के पास लेके जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्लेस है जहाँ पे हमारे सारे टैग्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है। तो सिंस ये हमारी क्रैश कोर्स टाइप क्लास है तो मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपको HTML बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो अगर आपको टेबल के बारे में सारी जानकारी चाहिए, आप इस MDN रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और ये आपको एक वेब पेज के ऊपर माइग्रेट करेगा जहाँ पे आपको टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, ये जो स्टैंडर्ड वे ऑफ टेबल क्रिएशन है, ये यानी कि ये इस तरह का स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये कहता है कि टेबल जो होगा उसे मुझे 2 सेक्शन में ब्रेक करना चाहिए, एक हेड का सेक्शन होगा और एक बॉडी का सेक्शन होगा। जिस तरह से हमने वेब पेजेस को 2 पार्ट में ब्रेक किया था, उसी तरह से मैं टेबल को 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक टेबल हेड का सेक्शन होगा और एक टेबल बॉडी का सेक्शन होगा। अगर मुझे अपने वेब पेज पे इसे अप्लाई करना है, अपने टेबल पे अप्लाई करना है, तो ये जो मेरी हेडिंग की रो है मैं चाहूंगा कि ये टेबल हेड में चला जाए, और ये जो बाकी के कंटेंट है वो टेबल बॉडी में आ जाए। तो टेबल हेड में डालना है, हमें पता है नेस्टिंग ऑफ टैग कैसी होती है। मैं इसे टी हेड के टैग में डाल दूंगा। ये मेरी टेबल हेड हो गई, यहाँ से शुरू होगी बट खत्म कहाँ पे होगी, जब हमारा फर्स्ट टेबल हेड का रो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम टेबल हेड के अंदर फर्स्ट रो को इंक्लूड कर देते हैं, और जो मेरी टी बॉडी होगी उसके अंदर बाकी सारी चीज़ों को ऐड करना है। तो ये डिस्प्ले में कुछ चेंज नहीं करेगा, बट अगर हमें एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जो गूगल पे अच्छी तरह से रैंक हो, जो गूगल का क्रॉलर होता है हमारे पेजेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, तो उस तरह से हम अपने पेजेस को डिजाइन करेंगे।
ताकि जब गूगल का क्रॉलर आएगा तो उसे पता हो कि ये डेटा मुझे सेकंड रो में मिलेंगे, नेक्स्ट रो में मिलेंगे, और ये जो ऊपर का सेक्शन है वो टेबल का हेड है, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मुझे डेटा में दिखाई देंगी। ठीक है, तो इससे आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होगा, बट आप देखेंगे कि जो हमारा टेबल है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। जो टेबल का कैप्शन होता है उसे भी मैं चाहिए तो हेड में रख सकता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से अपने टेबल को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं उस तरह से आप उसे स्ट्रक्चर कीजिए। जब मैं इसे आउटपुट में चेक करूंगा तो मेरे आउटपुट में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई नए टैग को इंक्लूड नहीं किया है, बस हमारा जो करंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसे और स्टैंडर्ड वे में फॉर्मेट कर दिया। ओके, सो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो प्लीज यस या नो टाइप कीजिए, और फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। मिथिल को नहीं समझ में आया। मिथिल, क्या आप बता सकते हैं कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं, या पूरी ही चीज़ें नहीं समझ में आई? व्हाट इज हेड एंड टेबल बॉडी फॉर? ओके, टेबल हेड और टेबल बॉडी इसलिए हमने रखा है कि ये जो हम वेब पेजेस बनाते हैं, तो सिर्फ इन वेब पेजेस को बनाना जरूरी नहीं होता है, हमें एक और क्या बात ध्यान देनी होती है कि ये जो वेब पेजेस होते हैं ना, उनको हमें जब गूगल सर्च होगा तो गूगल सर्च पे अच्छी तरह से रैंक भी कराना पड़ता है। जो आप एसईओ या सब जानते होंगे कि जो कोई सर्च मारे तो जो मेरा वेब पेज होगा ना वो पहली तरह मेरा नंबर 1 पे आना चाहिए, या जो गूगल को समझ में आना चाहिए कि मेरे पेजेस पे क्या डेटा है। तो इन डेटा को समझने के लिए गूगल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एक स्पाइडर सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे वेब पेजेस पे आता है और हमारे वेब पेजेस को रीड करता है कि हमने क्या कोड किया है, क्या एचटीएमएल का कोड है। तो अगर मैं मेरे एचटीएमएल कोड में उस क्रॉलर को बताना चाहूंगा कि मेरे जो टेबल की बॉडी है ना उसका कंटेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो मुझे ये टी बॉडी को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो क्रॉलर आएगा मेरे वेब पेज पे, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है या फिर ये जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, बाकी टेबल क्रिएशन में इसका कुछ खासा रोल नहीं होगा। बस हम जो 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 ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स आएंगे जो हमारे वेब पेज को रीड करना चाहेंगे, तो उन्हें पता चल जाए कि ये जो ऊपर का रो है वो हेडिंग का रो है, और ये जो नीचे के रोज हैं वो एक्चुअली टेबल के डेटा है, कंटेंट है। ओके, तो इट्स अ वे ऑफ फॉर्मेटिंग, आप इन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं टेबल को टेबल हेड और टेबल बॉडी दो पार्ट में डिवाइड करके, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा जो टेबल है वो सही में दो पार्ट में डिवाइडेड। अगर मैं आउटपुट दिखाऊं तो आपको कोई पूछेगा कि ये फर्स्ट वाला रो क्या है, तो आप कहोगे ये टेबल की हेडिंग है, और ये जो बाकी के जो डिटेल्स है वो टेबल की कंटेंट है। तो हमने अपने HTML के कोड में भी उसे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो पार्ट है वो टेबल का हेड है, और ये बाकी की जो कंटेंट है वो टेबल की बॉडी है। ओके, आई होप आपका क्वेश्चन या डाउट जो था वो क्लियर हो चुका होगा। तो आज हमने दो नया टैग सीखे। आज हमने देखा कि हम अपने अपने HTML पेज पे किस तरह से लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के लिस्ट बनाने के ऑप्शन होते हैं, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के ऑप्शन होते हैं, हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के ऑप्शन होते हैं। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा उसके लिए मुझे यू एल टैग यूज करना है। यू एल में जो यू है उसका मतलब ही होता है अनऑर्डर्ड, और ये जो एल आई टैग्स है ये बताएंगे कि हमारे कितने आइटम्स हमने लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 आइटम इंक्लूड किया, तो हमने 3 लिस्ट आइटम्स को अपने टैग में यूज किया है। अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर करना है तो यूएल के बदले ओ एल यूज करना है। यहाँ पे ओ का मतलब होता है कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहे हैं। ओके, सो यू फॉर अनऑर्डर्ड एंड ओ फॉर ऑर्डर्ड। एल आई सेम रहेगा, यानी इनके अंदर हमें आइटम्स को ऐड करना है। ये नंबरिंग और बुलेट पॉइंट सेट होगा कि हमने यूएल टैग यूज किया है या फिर ओएल टैग यूज किया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि किस तरह से हम टेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम टेबल को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं बॉर्डर नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट 0 बॉर्डर का टेबल क्रिएट होगा। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो क्या होगा, जो मेरा टेबल बनेगा उसमें बॉर्डर जो होगा वो 0 साइज का बॉर्डर होगा। फिर हमने टेबल के अंदर उसका एक कैप्शन लिखा है कि यानी ये टेबल किस बारे में है। फिर हम टेबल हेड को इंक्लूड कर रहे हैं।
टेबल हेड के अंदर हमने अपने फर्स्ट रो को क्रिएट किया है और फर्स्ट रो में हमने सारे टेबल के हेडिंग्स को ऐड किया हुआ है। बाकी का जो टेबल का पार्ट है उसे हम टेबल की बॉडी कहेंगे, बाकी का जो कंटेंट है हम उसे टेबल की बॉडी कहेंगे। और टेबल की बॉडी में हमने नए नए रिकॉर्ड्स को ऐड किया है। टी आर इंडिकेट करेगा टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, एंड टी डी बताएगा कि टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डेटा। अगर आपको किसी भी टैग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बस इस टैग पे अपने कर्सर को लाइए, एमडीएन रेफरेंस डॉक्यूमेंट पे जाइए और आपको उस टैग के बारे में बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बता देगा। ओके, चलिए। तो अब ठीक है, अभी जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है एचटीएमएल में, हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम एचटीएमएल में फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन की फॉर्म हो गई, तो अगली जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है। तो आज की क्लास में मैं वो स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर हमें कुछ और जानना है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आप बहुत सारे लोग स्टाइलिंग के पीछे पड़े थे कि कैसे मैं टेबल के कंटेंट के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ या उनके अलाइनमेंट को मूव कर सकता हूँ। तो फॉर्म बनाने के बाद में जब हम सीएसएस के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि सीएसएस यूज करने के बहुत तरीके होते हैं। मुझे मेरे वेब पेज को स्टाइलिश ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अगर मुझे मेरे वेब पेज पे मेकअप करना है तो वो करने के लिए 3 तरीके होते हैं। इसमें से मैं एक तरीका आपको बताऊंगा जो इनलाइन सीएसएस होता है, यानी मैं मेरे वेब पेज पे ही स्टाइलिंग कंटेंट को ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं मेरे इंडेक्स पेज पे जाता हूँ, मुझे चाहिए कि ये जो पैराग्राफ है, मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है मेरा, इस पैराग्राफ के कलर को चेंज कर देना है, इस पैराग्राफ के कलर को चेंज कर देना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है स्टाइल। ओके, तो स्टाइल बताता है कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, कलर चूज करना है और जो मेरा कलर होगा वो, समझो मुझे ब्लू कलर यूज करना है। तो मैंने कैसे कर दिया है, मैंने कहा है कि जो मेरा ये पैराग्राफ है उसका ये जो स्टाइल है, स्टाइल में कलर मुझे चेंज करना है और मेरा कलर ब्लू कलर का होना चाहिए। VS कोड हमें ऑप्शन देता है कि अगर हमें हमें एग्जैक्टली हमें जो कलर चाहिए वो देखना है, तो मैं इस कलर के बॉक्स पे जब क्लिक करूंगा तो ये बताता है कि आप किस तरह से कलर्स को चेंज कर सकते हैं और जो भी मेरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा मैं उस कलर को अप्रोप्रिएटली चूज कर सकता हूँ। और VS कोड मुझे उस कलर की RGB वैल्यूज दे देगा। तो जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था कि कुछ प्राइमरी कलर होते हैं, उन्हें मिला के हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, बेसिकली 3 कलर्स को लेता है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, और उन तीनों को कॉम्बिनेशन को मिला मिला के नए नए कलर्स को बनाता है। तो ये जो कलर्स की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 255 होती है। जो पहला कलर है वो रेड कलर है, जो दूसरा कलर है वो ग्रीन कलर की क्वांटिटी बता रहा है, और ये जो तीसरा है वो ब्लू कलर की क्वांटिटी बता रहा है। यानी जो ये मेरे मुझे ये कलर दिखाई दे रहा है उसमें रेड की क्वांटिटी 0% है, यानी मैंने रेड को ऐड किया ही नहीं है। मैं ब्लू और ग्रीन की मदद से इस कलर को डिस्प्ले कर रहा हूँ। वही अगर मैं थोड़े रेडिश टाइप के कलर को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा कि मेरे पेज में रेड का भी कंटेंट आ जाएगा। तो इस कलर में रेड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ब्लू ग्रीन जो है वो थोड़ा कम है, और ब्लू इसमें ज़रा भी नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के कलर को अपने अपने वेब पेजेस पे ऐड कर सकते हैं। तो समझो मुझे ब्लू इस टाइप चाहिए, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके जब मैं इसे व्यू करूँगा तो ये जो कलर है मेरा ब्लू कलर में, मेरी वेब पेज की जो कंटेंट है वो ब्लू कलर में मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना। हम CSS के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जमा करेंगे जब हम HTML कंप्लीट करते हैं। और आज की आपके आपका जो असाइनमेंट होगा यही होगा कि आप एक वेब पेज क्रिएट कीजिए जिसमें पैराग्राफ भी हो, जो पूरा प्रॉपरली स्टाइल्ड हो। अगर आपको कलर ऐड करना है तो उसमें कलर ऐड कीजिए, और इसमें एक इमेज हो, और टेबल हो, लिस्ट हो, यानी जितनी भी हमने सारी चीज़ें की हुई है वो एक आप पेज, जिस तरह से मैंने आपको एक ऐसे या कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप उसे फॉर्मेट कीजिए, उसमें टेबल इंक्लूड कीजिए, और फिर उसमें जो लिस्ट आइटम्स हमने बनाए हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।
थोड़ी मैंने फास्ट कर दी, बट थिंग्स अब हम जैसे हम अलाइन हो चुके हैं, हमें समझ में आ रही है एक दूसरे की लैंग्वेज, तो मे बी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर यस मैम। सर क्या इमेज कैसे ऐड करना बता सकते हैं? इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास में ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मुझे इमेज ऐड करना है तो मेरे पास इमेज होनी चाहिए, मेरे पास इमेज होनी चाहिए। तो जैसे मुझे इस पेज पे एक इमेज ऐड करना है जिसका नाम है moon.jpg। तो ये इमेज मैं कहीं से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में इंटरनेट से डाउनलोड की थी, मैं यहाँ पे जाके मून की कोई इमेज सर्च करता हूँ। मून की जैसे मेरे पास एक इमेज आ गई, मैं इमेजेस पे जाता हूँ। यहाँ से कोई भी एक जो भी इमेज होगी मैं उसे पकड़ लेता हूँ। मुझे समझो ये इमेज चाहिए, मैं ये इमेज को सेव एज करूँगा। मैं इस इमेज को सेव एज करूँगा, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज हो जाएगी तो मैं इसे मेरे फोल्डर में डाल देता हूँ। जैसे डेस्कटॉप पे मेरा जो फोल्डर है वो बनाया हुआ है मैंने डेस्कटॉप पे HTML कोड नाम से। इस फाइल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो मेरी फाइल है वो क्या है, moon.jpg। जेपीजी जो होता है, जैसे हमने HTML फाइल का एक्सटेंशन दिया था, वैसे इमेजेस का जो एक्सटेंशन होता है वो JPEG या PNG एक्सटेंशन होते हैं। तो मैंने जो मेरी फाइल थी उसे moon.jpg फॉर्मेट में सेव कर दी है। ओके, अब जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो मैं VS कोड में देख पाऊंगा कि ये मून वाली जो फाइल है ना वो मेरे वेब पेज में मुझे ये जो मेरा VS कोड का एक्सप्लोरर बार है उसमें दिखाई देनी चाहिए। अगर ये फाइल आप अगर ये इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब हम इस इमेज को अपने वेब पेज पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे इंडेक्स में मैंने moon.jpg यूज किया है, तो टैग को हम एक बार वापस से देख लेते हैं। जो टैग का नाम है वो है img। IMG टैग के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट है वो सोर्स का है, यानी ये बताएगा कि ये मुझे वेब पेज कहाँ पे मिलेगी, क्या नाम से मिलेगी। तो फिलहाल ये जो वेब पेज है वो हमारे फोल्डर में ही अवेलेबल है। जो स्टैंडर्ड वेबसाइट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इमेजेस होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक फोल्डर में डाल के रख देते हैं। जैसे कि मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो क्या करेगा, सारे इमेजेस को स्टोर करेगा, क्योंकि मेरे वेब पेज पे हो सकता है कि बहुत सारे इमेजेस आ जाए। ओके, अगर मेरे 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 जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है उसमें नया फोल्डर क्रिएट करना है तो हम ये सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन बताएगा कि हम अब अपने प्रोजेक्ट में न्यू फोल्डर्स को ऐड कर सकते हैं। जी, इमेज जब रेडी हो जाएगी मुझे क्या करना है, इमेज फोल्डर में ये मून को डालना है। तो मैं इसे सीधा यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ, मूव हो गया। यानी अब मून की जो इमेज है वो जो हमारा HTML कोड फोल्डर है उसमें नहीं है, बल्कि HTML कोड के अंदर हमने इमेज का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर है। अगर यहाँ पे समझना है तो बैक जाऊंगा, यानी ये मेरी HTML कोड की फाइल थी, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया इमेज नाम से, और इस इमेज नाम के अंदर मैंने मून के फाइल को स्टोर किया हुआ है। इस तरह से सारे जो इमेजेस होंगे मैं उन्हें इमेज के फोल्डर में ही डाल दूंगा, ताकि जो HTML के कोड हो वो अलग हो जाए और जो इमेजेस है वो अलग रहे, एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए। ये होने के बाद में अब क्या प्रॉब्लम हो गई कि मून जो होगा वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा बल्कि एक फोल्डर के अंदर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस फोल्डर का नाम पहले लिख दूंगा, मैं लिखूंगा इमेजेस, इमेज नाम है ना इमेजेस स्लैश moon.jpg। तो इस तरह से हम पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे और फिर उस फोल्डर में से किस फाइल को, किस किस इमेज को देखना है उसका नाम देंगे। जो ऑल्टरनेटिव टैग होता है उसका क्या रोल है, उसका रोल होता है कि अगर हमारे इमेज डिस्प्ले में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो भले ही इमेज ना दिखे लेकिन ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें दिखाई दे जाएंगे। और उसके बाद हमने इसका एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, एक एट्रीब्यूट सेट की हुई है कि जो इमेज होगी मैक्सिमम 50% ऑफ पेज साइज को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, अब मैं इसे अगर सेव कर दूंगा तो मेरी वेब पेज पे अगर मैं इस आउटपुट को चेक करूंगा, ये मून की इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमेज के साथ हमने और क्या क्या चीजें की हुई है, इमेज के साथ हमने इमेज का कैप्शन भी रखा हुआ है जिसे हम फिगर कैप्शन कहते हैं। ये फिगर कैप्शन बताएगा कि ये इमेज किस बारे में है, किस बारे में है। अगेन ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो हम गूगल के क्रॉलर के लिए करते हैं, ताकि जब गूगल का क्रॉलर हमारे वेब पेज को पढ़ने के लिए आए तो वो इमेजेस को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो कैप्शन को पढ़ पाएगा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को पढ़ पाएगा और समझ लेगा कि ये जो इमेज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो किस बारे में है। और इन दोनों चीजों को हमें एक ब्लॉक के अंदर रखना है और उस ब्लॉक का नाम है फिगर। तो फिगर टैग के अंदर हम दो चीजें रख सकते हैं, एक इमेज की सोर्स और एक फिगर का कैप्शन। फिगर इमेज के अंदर सोर्स रखना है, सोर्स बताएगा कि आपको वेब पेज कहाँ पे मिलेगी,
ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बताएगा कि अगर ये इमेज अच्छे से नहीं डिस्प्ले हो रही है तब हमें कौन सा कंटेंट प्रिंट करना है, और विड्थ बताएगा कि हमारी इमेज की टोटल साइज कितनी होगी, उसका विड्थ कितना होगा। ठीक है, आई होप आपको इमेज टैग भी समझ में आ गया होगा। फिर से किसी तरह की और क्वेश्चन है? आई कुड अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके वेरी गुड मिथिल, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। जो रिकॉर्डिंग होगी मैं आपको भेज देता हूँ। वैसे तो आप लोग अभी इतने एफिशिएंट प्रोफिशिएंट हो गए होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ उसे एक बार में ट्राई करके सीख सकते हैं। और अगर आपको और लर्न करना होगा तो मैंने रेफरेंसेस भी बताए हैं कि मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप जान सकते हैं वो जो अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स हैं उन पे विजिट करके। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम एक कल की क्लास में हम फॉर्म बना